Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छायावादी कवि और छायावादी लेखक जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, पुरस्कार कहानी आज हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की, ये जो विद्यालय हैं उनके पाठ्यक्रम में तो है ही, साथ ही विभिन्न जो महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके पाठ्यक्रम में भी शामिल है। साथ ही आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली जो सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर जो भर्ती परीक्षाएं हिंदी विषय से अगर आप सेकंड ग्रेड या स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी, यानी कि उस सिलेबस में भी ये कहानी शामिल है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कहानी है। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी पढ़ेंगे, साथ ही जो वेरी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चंस की बनने की संभावनाएं हैं परीक्षाओं में, उनको भी हम बीच बीच में देखते हुए चलेंगे, उस पर विशेष फोकस हम डालते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरे आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश, देखिए प्रश्न कहीं से कैसा भी पूछा जा सकता है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कौन से राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ है। कितनी तारीख को हुआ है? 30 जनवरी 1889। कई जगह 1890 भी मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा 1889 इसका सही जवाब है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी 1889 को हुआ। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू सुंगनी साहू था तथा इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। जयशंकर जी की दानशीलता और उदारता के कारण ही उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का आना जाना लगा रहता था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। अब देखिए, संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी शिक्षा इन्होंने अपने घर पर ही प्राप्त की। जयशंकर प्रसाद जी का दाखिला पास के क्वींस कॉलेज में कराया गया था, लेकिन वे वहाँ पर 8वीं तक की पढ़ाई कर पाए। जब ये 12 साल के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। कितने साल के थे? 12 साल के थे। इनका अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत हुआ और इन्होंने जिस पत्रिका का संपादन किया उसका नाम है इंदू, यानी कि इंदू पत्रिका का जयशंकर प्रसाद जी ने संपादन किया। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, तो दोस्तों इसको भी ध्यान से यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अपने जीवन काल में इन्होंने 3-4 यात्राएँ भी की, जिसका उल्लेख इनकी रचनाओं में मिलता है। जयशंकर प्रसाद जी का देहांत यक्ष्मा यानी कि टीबी नामक बीमारी से ग्रसित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को हो गया था। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का देहांत कौन सी बीमारी से हुआ? यक्ष्मा यानी कि टीबी की बीमारी से। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयशंकर प्रसाद जी को इनकी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। जी हाँ दोस्तों, कामायनी पर इनको कौन सा पुरस्कार? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। और जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं की भाषा की बात करें तो संस्कृत निष्ठ इनकी भाषा रही है। कौन सी रही है? संस्कृत निष्ठ भाषा जयशंकर प्रसाद जी की रही है। तो चलिए बढ़ते आगे। अब हम पढ़ते हैं कहानी पुरस्कार। आद्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुंदुभी का गंभीर घोष। अब यहाँ पर देखिए, कहानी की शुरुआत जयशंकर प्रसाद जी ने कौन से नक्षत्र से की है? आद्रा नक्षत्र से। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा सा याद करते हुए चलें, इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलें। प्राची के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा, देखने महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बाँस उठ रही थी। नगर तोरण से जयघोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरदारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। दर्शकों की भीड़ भी कम नहीं थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के 2 दल आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल, कुमकुम तथा खीरों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वस्त्ययन किया। स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर महाराज ने जूते हुए सुंदर पुष्ट बेलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक कहानी का जो शुरुआती दृश्य है वो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं।
कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। अब देखिए ये जो हमने पढ़ा ये क्या सीन था, क्या दृश्य था कि कौशल एक राज्य है तो वहाँ पर ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो उत्सव की जो तैयारी की गई है, उत्सव जो मन रहा है उसके बारे में अभी हमने पढ़ा। तो कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती, गोट होती। अब देखिए कौशल में जो प्रसिद्ध उत्सव था वो क्या था कि एक दिन के लिए महाराज को क्या बनना पड़ता था, कृषक यानी कि किसान बनना पड़ता था एक दिन के लिए। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा हुआ बड़े कौतूहल से यह दृश्य देख रहा था। देखिए राजकुमार अरुण कहाँ का है, मगध का राजकुमार है अरुण। वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम को, इस उत्सव को कौतूहल से देख रहा है। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ ही थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत किसका था, मधुलिका का था, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। वह कुमारी थी, सुंदरी थी। कोशय वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ शमशोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रखे अलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की भी कमी नहीं थी। अब देखिए कृषक बालिका कौन, मधुलिका। वे सब बरौनियों में गूंथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिर उठते। किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय से, कौतूहल से। और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। देखिए सब लोग तो महाराज को देख रहे थे जो बीज खेत में डाल रहे थे, बो रहे थे, लेकिन जो राजकुमार अरुण था वो किसे देख रहा था, मधुलिका को। आहा, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत को पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, वह राजकीय अनुग्रह अर्थात राजकीय भेंट थी। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसने स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्योछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जान्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रूण की टीवी जरा चढ़ी हुई थी कि मधुलिका ने सविनय कहा। अतः जब महाराज ने मधुलिका को उस भूमि के बदले में पुरस्कार दिया, स्वर्ण मुद्राएं दी, तो मधुलिका ने उन्हें महाराज पर ही न्योछावर करके बिखेर दी। तो ये देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और महाराज भी क्रोधित हो गए। तब मधुलिका ने विनय पूर्वक क्या कहा, देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने से पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर से कहा, अबोध, क्या बक रही है? राज के अनुग्रह का तिरस्कार, तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। कितना मूल्य दे रहे हैं देखिए, उसकी भूमि से चौगुना मूल्य। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है, तू आज से राज के रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई, इस धन से अपने को सुखी बना। राज के रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की यह एकमात्र कन्या है। महाराज चौंक उठे। सिंहमित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है। अब देखिए यहाँ पर जो मधुलिका है वो कौन है, वाराणसी युद्ध के एक अन्यतम वीर थे सिंहमित्र। तो सिंहमित्र की एकमात्र कन्या थी मधुलिका। और सिंहमित्र ने क्या किया, मगध के सामने कौशल की लाज रखी थी, अर्थात कौशल की तरफ से उन्होंने युद्ध लड़ा था। हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने नहीं देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। कहाँ बैठी थी? विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार उसमें सम्मिलित नहीं हुआ, अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद नहीं थी। कौन सा राजकुमार? राजकुमार अरुण।
प्राची में जैसे गुलाली खिल रही थी, वह रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर एक कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था, यानी कि घोड़ा सजा हुआ था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षक गण ऊँग रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल गया, यानी कि तेज गति से उनके बीच में से निकल गया। सिंधु देश का तरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न मुद्रा या खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी। अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। सुमन मुकुलित भ्रमर निष्पन्द थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत दिया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठा। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया हो, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले द्रष्ट, तुम कौन? ये देखिए किसने कहा ऐसा? ऐसा कोकिल जब बोली तो ऐसा लगा कि मानो उसने राजकुमार अरुण से प्रश्न किया हो, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले द्रष्ट, तुम कौन? तो ये किसका कथन है? मानो ऐसा कोकिल ने कहा। अब यहाँ पर देखिए कोकिल का अर्थ है कोयल, तो जो कोयल है उसने ऐसा कहा। मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही न कल के उत्सव की संचालिका रही हो? उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था कल। उस सम्मान क्यों? आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्र, क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। ये कौन कह रहा है? राजकुमार अरुण कह रहा है। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का। आह, मनुष्य कितना निर्दयी है। अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती। उसे अपनी राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ, आप नंद बिहारी और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूँ। मेरा उपहास न करो, अर्थात मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। ये कौन कह रहा है? राजकुमार अरुण कह रहा है। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है। मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? अब देखिए राजकुमार अरुण जो है वो पूछ रहा है कि तुम्हारा रहस्य क्या है? यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है कि तुम्हारा रहस्य क्या है, ये राजकुमार अरुण ने मधुलिका से पूछा है। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा। अश्व वेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई? अर्थात मधुलिका ने अरुण को जब ऐसा कहा तो उसे भी इसका दुख हुआ। उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्णकुटीर थी। देखिए पर्णकुटीर कहाँ थी? मधुक वृक्ष के नीचे। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा अन्न मिलता वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक किसान उसका आदर करते। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप। मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी। ठिठुरकर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ घटती बढ़ती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे इसी मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। वह अपने हृदय से पूछने लगी। उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी, क्या कहा था? दुग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों को स्मरण रख सकता था, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता। हायरी विडंबना।
आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। अब देखिए, मधुलिका ने उस समय तो मना कर दिया था, लेकिन आज वह उन बीते हुए पलों को फिर से लौटा लेने के लिए विकल थी, बेचैन थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। मगध की प्रासाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका मनी मन कह रही थी, अभी वह निकल गया। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया। गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोंपड़ी के लिए काँप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंटलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा था। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका! आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर। अब देखिए, अपनी कल्पना, यानी कि मधुलिका राजकुमार अरुण के लिए कल्पना कर ही रही थी कि अचानक सामने राजकुमार जो अरुण हैं वो वास्तव में ही आ जाते हैं। अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने, परंतु मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी यह क्या दशा है? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। अर्थात जो मगध है, मगध प्रदेश से जो राजकुमार अरुण है उसको निर्वासित कर दिया गया है, विद्रोही घोषित करके, इसलिए वो कौशल प्रदेश में जीविका कामकाज ढूंढने के लिए आया है। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृष्ण बालिका, यह भी एक विडंबना है, तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कुहरे से धुली हुई चांदनी, हाट कपा देने वाला समीर, तो भी अरुण और मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता, और करता ही क्या? क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते। अब तो तुम भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हो जाऊँ? अरुण के शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह न सकता था। नवीन राज्य? ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूँ। किसने कहा है? मधुलिका ने कहा। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राज रानी के सम्मान से सिंहासन पर बैठाऊंगा। तुम अपने छीने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रसाद का अंधड़ बहने लगा। द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आह, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। अरुण ढिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो? युवती का वक्ष स्थल फूल उठा। वह हाँ भी नहीं कह सकी, ना भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूं। मधुलिका, अरुण के खड़क का आतंक देखोगी? मधुलिका एक बार काँप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुँह से निकला, क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित हैं, यह तो मैं जानता हूँ। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगे, और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियाँ हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो? जो कहोगे वही करूँगी, मंत्र मुग्ध सी मधुलिका ने कहा। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हुए हैं। कौन? कौशल नरेश। एक चामरधारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही थी। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे थे। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है? आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्त्री दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 बरस हुए देव। मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। कितने साल हो गए? देखिए, 3 बरस पहले की बात है, जो मधुलिका अब महाराज को याद दिला रही है। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आए हो? क्यों? अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी,
नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि, दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। अब देखिए मधुलिका ने क्या मांगा महाराज से? दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप जो जंगली भूमि है वो इसने खेती के लिए मांगी है, दक्षिण नाले के समीप। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, तिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है, तो फिर निराश लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना? देव जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूं। अमात्य यानी मंत्री को। जय हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संचार से शून्यता भंग हो रही थी। अरुण के छिपे वे मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था, यानी कि रास्ता बना रहे थे। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहाँ मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर की किसको चिंता होती? एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। निविड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रीवस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा। मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक। अरुण, तुम्हारा साहस देख मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम रात के तीसरे प्रहर पर मेरी विजय यात्रा होगी, तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य, तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ। प्रभात से तो राज मंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका, अर्थात देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि अरुण उसे कहता है मधुलिका से कि सुबह होते ही राज मंदिर में तुम्हारा, राज मंदिर का जो सिंहासन है वहाँ पर तुम बैठोगे। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। अर्थात अरुण को लेकर के वह थोड़ी चिंता में थी। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह झोंपड़ी की ओर चली। पथ अंधकारमय था और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वह सफल न हुआ तो। अब देखिए वह भयभीत क्यों थी मधुलिका, और उसे पहला भय डर क्या था? अरुण के लिए था कि अगर वह सफल नहीं हुआ तो अरुण मारा जाएगा। फिर वह सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? श्रीवस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध का चिर शत्रु, ओह उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं, मधुलिका जैसे उसके पिता का उस अंधकार में पुकार रहे थे, उसके पिता उसे अंधकार में पुकार रहे थे। वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। अब देखिए यहाँ पर अचानक जैसे ही उसे ज्ञान हुआ कि ये जो कौशल का जो साम्राज्य है उसको अरुण सुबह जीत लेगा, तो उसे बहुत चिंता होने लगती है, क्योंकि उसके जो पिता है सिंह मित्र, उन्होंने कौशल के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे कौशल की रक्षा के लिए। और आज उसी सिंह मित्र की कन्या क्या करने जा रही है कि विदेशी जो बाहरी व्यक्ति है उसके लिए है उसको विपत्ति में डाल दिया। तो इस तरीके से वह इन सारी बातों को याद करके घबरा जाती है। रात एक पहर बीत चली पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। वह उधेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र तो कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा और दाहिने हाथ में नग्न खड़ग। अत्यंत वीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी। परंतु मधुलिका बीच पक्ष से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? उत्तर नहीं मिला। तब एक दूसरे अश्वारोही ने कड़क कर कहा, तू कौन है? स्त्री?
कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली है, अर्थात पागल हैं? पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती। सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है, स्पष्ट कह। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिण नाले के पार उनका आक्रमण होगा। देखिए, ये कथन किसका है? ये कथन मधुलिका का है। अब मधुलिका ने सारी जो बातें थी, अरुण का जो भेद था, वो अपने कौशल के मंत्री को बता दिया। क्यों? उसको लगा कि मुझे वास्तव में कौशल की जो अपना देश है, प्रदेश है, अपनी भूमि है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। श्रीवस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र। देखिए, श्रीवस्ती का दुर्ग जो है वो क्या था? कौशल राष्ट्र का केंद्र था। कौन सा दुर्ग? श्रीवस्ती। इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी है। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खुला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। आलोक और शब्द नहीं हो। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा। वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़ा। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। महाराज ने स्त्री नेत्रों से देखकर कहा, सिंहमित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि से दी है। क्या उसी संबंध में तुम कुछ कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, यह सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करो, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया है। वह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लूँ। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ, अर्थात अरुण को बंदी बना लिया गया और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जयघोष किया, सबके मन में उल्लास था। श्रीवस्ती दुर्ग आज एक दस्युयानी दुश्मन शत्रु के हाथ में जाने से बचा। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मुक्त हो उठे, अर्थात सभी लोग आनंद से, खुशी से झूम उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकारते हुए कहा, वध करो, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी। प्राणदंड। मधुलिका बुलाई गई, यानी कि वहाँ पर मधुलिका को भी बुलाएगा। अब देखिए, सुबह की बात हो रही है। सुबह अरुण को बंदी बना करके सबके सामने ले आया गया। सभी लोग जो प्रजा थी वहाँ की, उन्होंने कहा कि इसको मृत्युदंड दो। राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। तभी मधुलिका को बुलाया गया। वह पगली सी आकर खड़ी हुई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। वह चुप रही, अर्थात कुछ नहीं बोली। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। अब देखिए, यहाँ पर ये जो कहानी है, ये कहानी है, इसका अंत देखिए कितना बहुत ही प्रेरणादायी, बहुत ही अच्छा अंत इस कहानी का लेखक ने किया है कि जो मधुलिका है उसे महाराज कहते हैं कि तुम्हें क्या मांगना है, मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तब मधुलिका कुछ भी नहीं मांगती है, बल्कि क्या मांगती कि मुझे भी अरुण के साथ ही प्राणदंड दे दीजिए, मृत्युदंड दे दीजिए। इस प्रकार कहकर वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। कहने का तात्पर्य है कि मधुलिका ने यहाँ पर अपना राष्ट्र धर्म भी निभाया है और अपना प्रेम भी
निभाया है। तो दोनों ही धर्म या दोनों ही जगह उसने अपने आप को समर्पित किया, राष्ट्र के प्रति भी समर्पित किया, और उसने अरुण की बात महाराज को बताई, सेनापति को बताई, ताकि राष्ट्र की रक्षा हो सके। और इसी के साथ उसने अंत में जो बंदी अरुण था उसके पास खड़े होकर के उसने उसके साथ स्वयं को भी प्राणदंड देने का महाराज से मांग की। तो दोस्तों ये थी कहानी पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की, बहुत अच्छी कहानी है। और यहाँ पर आपको कोई भी समस्या हो इस कहानी में समझने में तो दोबारा आप देखें, या फिर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।